ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब मेडिकल में क्या होता है आपको तो पता ही है। सबसे पहला जो लोगों का ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर कैसे बनना है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बनने के लिए या फिर आपको अगर पैरामेडिकल कोर्सेज भी आज के टाइम पे करने हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो रहता है वो होता है आपका नीट का एग्ज़ाम, जिसको हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये कंडक्ट करती है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये हर साल कंडक्ट होता है। इसमें इंडिया के जितने भी बच्चे जो मेडिकल एग्जाम्स को टारगेट करते हैं वो सारे अपेयर होते हैं। इनके कट ऑफ वगैरह भी आप कई सारे इंस्टीट्यूट्स के अगर आप देखेंगे वीडियो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कितने कट ऑफ रहते हैं, क्या रहता है। मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, नीट एग्जाम आपके लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है जिसको मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो टारगेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी वो ये है कि आपको ये माइंड सेट रख के बिल्कुल भी मेडिकल में नहीं जाना है कि अगर हमारा नीट नहीं हुआ तो हम किसी भी पैरामेडिकल कोर्स को जो है चूज़ कर लेंगे। क्योंकि जब आप पहले ही एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके माइंड में ये एश्योरेंस ही नहीं होती है कि हमें उस एग्जाम को क्लियर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको शायद कोई भी नहीं डिस्कस करेगा, कि आप खुद सोचिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आपने देना है जिसमें पूरे इंडिया से लाखों लोग बैठते हैं, लगभग आपको पता है 12 लाख लोग नीट में हर साल बैठते हैं, जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो वो 12 लाख की जगह 6 लाख हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होता। 12 लाख के आसपास का ही बच्चा जो है हर साल नीट के पेपर में बैठता है। अब नीट के एग्जाम में आपको पता है कि 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब 10th तक हमारी जो फिजिक्स होती है, आपने देखा है 4 या 5 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के होते हैं, मैथ्स के हमारे 4 या 5 चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री के 4 या 5 चैप्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो हमारा बायो होता है उसके भी 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 10th तक जब हमने इतनी नैरो स्टडीज़ की हैं सब्जेक्ट्स की, एंड सडनली जब हम 11th में जाते हैं, आपके कम से कम 12 टू 15 सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स के होते हैं, 12 टू 15 से ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स जो है आपके केमिस्ट्री के होते हैं, और इसी के आसपास की नंबर में आपका बायो भी रहता है, जिसमें पर्टिकुलरली डिवीजन हो जाता है, बॉटनी अलग हो जाता है एंड जोलॉजी अलग हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप 8th 9th 10th में आपको पता ही नहीं है कि नीट क्या है, उस पेपर की डिमांड क्या है, उसमें जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसके क्या कंसेप्ट्स, कोर कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये आपको नॉलेज ही नहीं है। तो 11th में आप 11th पढ़ेंगे, 11th में आपको एकेडमिक्स भी क्लियर करना है, आपको अपने आप को एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट। एंड देन 12th में भी सेम, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, और आपको साथ साथ एकेडमिक्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स फेल ही हो जाएंगे तो आप नीट में बैठ के क्या करेंगे, राइट। तो आपका कहीं ना कहीं क्या टारगेट रहेगा कि हमें एकेडमिक्स भी करना है और हमें नेचुरली क्या करना है, नीट के लिए भी पढ़ना है। तो जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप खुद बताएं कि 2 साल में जो आप 10th तक बच्चों को प्रॉब्लम आती थी या बहुत मिनिमल आपने साइंस के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, सडनली 2 साल में आपके अंदर ऐसा क्या चेंज आ जाएगा कि आप इतने अच्छे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बन जाएंगे कि नीट में डायरेक्टली आप स्कोर कर जाएंगे। अपने आप से ये क्वेश्चन आप एनालिसिस के लिए ज़रूर करें। तो वहाँ से ये डिसाइड होता है कि क्या हमें 12th के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके, और उसके बाद जब हम एंट्रेंस देंगे अगर हमारे एंट्रेंस में मार्क्स कम आए हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि जब हम ड्रॉप लेंगे तो हम 1 साल कैसे जस्टिफाई करेंगे कल को, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपके सीनियर एल्डर्स, सिस्टर, सिबलिंग्स बहुत सारे होंगे जो घर में आपको ये बोलेंगे कि यार ड्रॉप ले लोगे आप तो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप कैसे अपने गैप को जस्टिफाई करेंगे। गैप लेना कोई मेजर इशू नहीं है, आप उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको कि हमने गैप लिया तो हमने किया क्या, हम घर में फ्री बैठे रहे या हमने उसको यूटिलाइज किया टाइम को। तो गैप लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब 11th 12th में पढ़ रहे हैं, आपके पास एकेडमिक प्रेशर है, आपको ऐसा नेचुरल सी बात है, कोई भी बच्चा मेडिकल ले रहा है तो उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए मेडिकल ले रहा है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं और जिनको मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम्स ले लेते हैं कि हम दोनों ही साइड ट्राई करेंगे। बट जो प्योरली मेडिकल वाली साइड जाते हैं उनको मैथ्स में दिक्कत होती है, और अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है नेचुरली आपको फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो उन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए आप मेडिकल लेते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं। तो अगर बाई चांस आप एकेडमिक्स पे फोकस करते करते नीट के लिए कहीं ना कहीं रह जाते हैं कुछ नंबरों से, तो ड्रॉप लेने में यूजुअली कोई बुराई होती नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया के लेवल का कॉम्पिटिशन है, उसको बीट करना है तो उस तरीके की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। तो नीट करने से होता क्या है, सबसे पहला अगर आप बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं नीट में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑप्शन मिलता है MBBS करने का। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए GMCs जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, एम्स होते हैं, वहाँ पे आपको MBBS की डिग्री करने का मौका मिलता है कम फीस में, जो कि आप इजीली, इतनी कम फीस तो वहाँ पे भी नहीं होती। आप एवरेज फीस चेक कर सकते हैं, एवरेज फीस थोड़ी ज़्यादा ही होती है, बट स्टिल कंपैरेटिवली टू दी प्राइवेट कॉलेजेस आपके एम्स में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सीट फीस जो है वो कम पड़ती है, और आपकी हॉस्टल फीस भी कम होती है, जिसकी वजह से MBBS की डिग्री आपके लिए थोड़ी सी अफोर्डेबल हो जाती है। और यही 5 साल की 5.5 साल की डिग्रियाँ करने के बाद जो है आपको MBBS का जो है एक डिग्री मिलती है।
और उसके आगे आप आगे जाके कंटिन्यू करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, और आप स्पेशलाइजेशंस को चुनते हैं कि हम सर्जन बनेंगे या फिर हम ऑर्थोपेडिक्स करेंगे या वट एवर द कैटेगरी यू वांट टू चूज, राइट। तो ये चीज़ें नीट से होती है। नीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड टॉप का एग्जाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका स्कोर कम आता है, जितनी भी सीट्स हमारे एम्स में हैं, जीएमसीज में, जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आता है, आपको नेक्स्ट ऑप्शंस जो मिलते हैं वो होते हैं, एक तो आपका बीडीएस डेंटल साइंसेज, जो कि अगेन 5 साल का कोर्स होता है। उसमें आप प्राइवेटली भी कॉलेजेस में आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट में भी मिल सकता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो बाकी की स्ट्रीम्स आपको मिलती है, वो होती है बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज, आपको यूनानी मेडिकल साइंसेज में मिल सकता है, सीट्स मिलती हैं। उसके अलावा आपको जो सीट्स मिलती हैं वो होती है हमारी होम्योपैथी में, ये रहती हैं जो डायरेक्टली आपको नीट के थ्रू ही मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इतना स्कोर आया है, मुझे बीडीएस मिलेगा, मुझे नहीं करना है बीडीएस, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ ईयर, गिव कंप्लीट फोकस, क्योंकि नेचुरली जो 11th-12th में आपका एकेडमिक्स पे फोकस चला गया था, एंट्रेंस से वो चीज़ हट गई थी, उस चीज़ पे फोकस आप कर सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग अ डेडिकेटेड 1 ईयर फॉर नीट। तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको कोचिंग या क्रैश कोर्सेज लेने हैं आप वो ले सकते हो, और अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड होकर एकेडमिक्स की जगह आप क्या कर सकते हो, उसको शिफ्ट करके टूवर्ड्स ओनली एंट्रेंस एग्जाम, नीट एग्जाम। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नीट के कट ऑफ वगैरह जानने हैं, तो मैं आपको नीट पे भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी। बट फिलहाल के टाइम पे आपको प्रॉपर क्योंकि 10th के बाद हम अप्रोच करें तो पता ये होना चाहिए कि हमें अप्रोच क्या रखनी है। बाकी की चीज़ें तो आपको हर इंस्टीट्यूट बता ही देगा अपनी वीडियो में डाल के कि इतना कट ऑफ है, इतना कट ऑफ है, एसटी का कितना है। बट मेजर फोकस जो बच्चों के साथ कोई डिस्कस नहीं करता है वो ये होता है कि बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। नीट में बैठना है ये तो सबको पता है, बट अगर नीट नहीं हुआ तो क्या करना है, नीट ना होने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं वो आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करता है ना। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको उसके लिए अलग वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की, जिसके लिए मैं आपको बोलूँ, जैसे आपने सबसे मोस्ट फेमस सुना होगा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या है, एक 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको ट्रेंड एक ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, जो कि बाद में आप जाके कहीं पे भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज अ सीनियर स्टाफ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। तो अगर कहीं भी आपका प्लान है कि यार मैं कल को फॉरेन भी जाना चाहती हूँ, तो बीएससी नर्सिंग आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प करता है। एमबीबीएस तो करता ही ऑफ कोर्स, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है ये जो डिग्री है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, चाहे आपको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे आपको फॉरेन में जॉब चाहिए, ये हर जगह आपको हेल्प करता है। अब ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग तक ही सीमित नहीं रहता, आप चाहें तो इसी में आगे एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप पीएचडी भी कर सकते हैं, और अगेन आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग सकता है। अब अप्रोच आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 4-5 साल के बाद या 6 साल के बाद, आप अपने करियर में एग्जैक्टली चाहते क्या है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर होंगे तो यू आर लीडिंग अ टीम, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। तो जब आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, उस टीम के मेंबर आप होते हैं जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं। डॉक्टर प्लान करता है, वो अपने आइडियाज देता है हमें किसको कैसे ट्रीट करना है, और उसकी जो टीम होती है वो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एएनएम और जीएनएम कोर्सेज के। ये आप 10th के बेसिस पे डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यार नहीं मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुझे चाहिए कि मुझे सीधा गवर्नमेंट जॉब करनी है या मुझे सरकारी नौकरी करनी है, 10th तक भी मैं पढ़ूँ तो मुझे काफ़ी है, मुझे डिग्रियों से मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली एएनएम या जीएनएम अपने किसी भी आसपास के कॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। आपको उसमें प्रॉपरली इंटर्नशिप मिलती है, मेडिकल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, और वहीं से आपकी पोस्टें जो निकलती हैं आप होते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो ये एएनएम और जीएनएम 10th बेस पे भी आप कर सकते हैं और 12th बेस पे भी आप कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन कम होती है कंपेरेटिवली टू दी बीएससी नर्सिंग। तो जीएनएम की जो कोर्स की आपकी ड्यूरेशन होती है वो 3 साल 6 महीने की कोर्स रहता है, और उसके बाद आपको इसमें हॉस्पिटल्स में लाइव इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। इंटर्नशिप्स होती है, आप पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास स्किल्स आते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट आगे जाना हॉस्पिटल्स में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये रहा आपका नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज, जो कि मैंने आपको बताया बीएससी नर्सिंग, एंड आपका आ जाता है एएनएम एंड जीएनएम। पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारे क्या आते हैं, बीएमएलटी हो गया, हमारे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस इसमें फॉल करते हैं। देन आपका रेडियोलॉजिस्ट होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, देन डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं, ये सब चीज़ें आपकी पैरामेडिकल कोर्सेज में आती हैं, ठीक है। अगेन ये स्किल है, तो नेचुरल बात है आपको अगर अल्ट्रासाउंड करना आता होगा तो यू कैन अर्न, आपको पता है उस चीज़ की वैल्यू। अब मुझे आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज वगैरह इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर सेंटर। उसके बाद आते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं आगे जाके शायद मैं अपना बिजनेस ओपन कर सकता हूँ, जॉब ही नहीं मुझे बिजनेस भी ओपन करना है, उस केस में आप डी फार्मा या बी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। डी फार्मा आपकी 2 ईयर का कोर्स होता है, बी फार्मा आपका जो होता है वो 4 साल का, क्योंकि बैचलर्स डिग्री है, वो 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिसके थ्रू आप आगे जाके अगर चाहें तो आप अपनी शॉप्स भी खोल सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, एंड यू कैन अर्न फ्रॉम बोथ साइड। आप जॉब कर सकते हैं इवनिंग में, अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं, यू कैन रन अ बिजनेस एज वेल, राइट। देन हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोर्सेज। अगर लड़कियां, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वो काउंसलिंग में बड़ी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, कभी कभी लड़कों को भी होता है,
तो हम आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट होता है मेंटल हेल्थ पे काम करने का। तो एज अ साइकेट्रिस्ट अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू डू MBBS, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकेट्री में। इसके अलावा आप BA या BSc कर सकते हैं साइकोलॉजी में। इससे आगे जाके आपको एज अ काउंसलर के रोल्स आपको मिल सकते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, वो प्राइवेट में भी होते हैं, बट नेचुरली जो नर्सिंग एंड डॉक्टर्स वाला एरिया होता है रिलेटेड, जिसमें आप पेशेंट्स पे काम करते हैं, वो थोड़ा इस पर डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करना होता है, ठीक है, राइट। तो इन्हीं चीज़ों के आगे नौकरियां आप खुद ब खुद ही सोच सकते हैं कि काउंसलर्स की कितनी नौकरियां निकलती होगी एक हॉस्पिटल में। मैक्सिमम अगर डिपेंड करता है कि वो हॉस्पिटल कितना बड़े स्केल का है, उस लेवल उतने ही नंबर ऑफ काउंसलर्स उनको चाहिए होंगे, 2 या 3 मैक्सिमम आपको एक जगह मिलेंगे। बट नर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आगे जाके आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा मिलती है। बट अगर एज अ काउंसलर या देख रहे हो कि आपको मिल जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, गवर्नमेंट में आपको इक्का दुक्का ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो लाखों लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, फिर उसमें 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, वो भी फर्दर डिवाइडेड होती है, ST की, SC की। तो वहाँ से सीट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी और काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ये डिसीजन लेना आपके ऊपर है कि आपको करना है इसमें या नहीं करना है, साइकोलॉजी या साइकेट्री की तरफ जाना है या नहीं जाना। बट हाँ, ऑफकोर्स इसमें आप प्राइवेट जरूर अपना काम कर सकते हैं। बट अगेन आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बट स्टिल पीपल आर नॉट गोइंग फॉर अ प्राइवेट कंसल्टेशंस, बहुत रेयर। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए ऐसे भी प्रोवाइड कर रही है। देन हम बात करते हैं रिसर्च से रिलेटेड कोर्स। रिसर्च करना बहुत पसंद है तो आप डायरेक्टली डिग्रीज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, क्लिनिकल रिसर्च में, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च में। एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग, क्योंकि रिसर्च करनी है, काफ़ी साल लग जाते हैं चीज़ों पर रिसर्च करने में। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, इसमें आपकी फेलोशिप्स निकलती हैं, वो आगे जाके आप जो है अगर आप एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो फिर आपको फेलोशिप्स मिलती हैं, आप उन चीज़ों में जा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में फर्दर जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत पसंद होता है, मैनेज करना बहुत पसंद होता है। इन दैट केस आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिग्रियां डायरेक्टली कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए नीट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चीज़ों में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली आप बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल कोडिंग, जहाँ पे आप मेडिकल से रिलेटेड बिलिंग का काम करते हैं, वो कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि नाम से ही आपने बड़ा कम इनके बारे में सुना होगा। ये चीज़ें आपको प्राइवेट में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि नेचुरल बात है कि प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं इट इज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पे आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको सेल्स करनी होती है, आपको मार्केटिंग करनी होती है, तो ये थोड़ा उस साइड चला जाता है। तो आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, नेचुरली प्राइवेट में ज़्यादा होगा। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने मैनेजर नहीं देखा होगा, या आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टीम ऐसी नहीं देखी होगी। वो क्या करते हैं कि अपनी ही जो टीम होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं या फिर आपकी नर्सेज होती है, उनसे ही ये मैनेजमेंट वाला काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवा दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में ही आपको इसमें काम जो है वो मिलेगा। तो ये मैंने आपको लाइन बाय लाइन सारी बता दिए कि डॉक्टर बनने के लिए आपका नीट चाहिए, उसमें फर्दर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। हमारी MBBS होती है, बम्स होती है, BAMS होती है, BDS होता है। देन हम नर्सिंग कोर्सेज में गए कि हम BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, MSc नर्सिंग करते हैं, इसमें भी आपको हॉस्पिटल इंटर्नशिप्स मिलती है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ANM एंड GNM डायरेक्टली आप 10th के बेसिस पे कर सकते हैं। इसमें भी आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। देन हमने बात की कि हम लैब टेक पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हमने बात की, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इन सब चीज़ों के बारे में, जिसमें आपको बोथ साइड फ्री हैंड मिलता है। आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, प्लस आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। देन हमने बात की B फार्मा और D फार्मा के बारे में, जहाँ अगेन आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं और प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की मेंटल हेल्थ के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आप MBBS के बाद साइकेट्री लेते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट अगेन ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो हैं, बट थोड़ा सा रेयर हो जाती हैं। देन हमने बात की BA BSc साइकोलॉजी के बारे में, जिसके थ्रू आप काउंसलर्स की जॉब आगे जाके ले सकते हैं। अगेन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहती हैं इसमें, प्राइवेट में आप फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। देन आता है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने अगेन आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्राइवेट में ही मिलेगा। गवर्नमेंट इन चीज़ों में काफ़ी कम फोकस करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह क्या चल रहा है, वो अपनी ही स्टाफ से पूरा करते हैं। तो ये 10th के बेसिस पे एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि आगे जाके आफ्टर 12th आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अब 10th में जब आप मेडिकल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिकल का डिसाइड कर लिया, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं 5 साल बाद एज ए डॉक्टर काम करूँगा, जो सिर्फ अपना प्लान बताएगा और लीड करेगा, या फिर आपको डिसाइड करना है कि नहीं, मुझे तो काम करना है, सो आई हैव टू वर्क एज अ नर्स, या फिर मैं मुझे नर्स के तौर पे काम करना है, मुझे पेशेंट्स की सेवा करनी है, उसको बैंडेज लगाना है, मुझे डायलिसिस उसकी चेक करनी है, मशीनें चेक करनी है, उसको इंजेक्शंस लगाने, ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं। देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मैं फ्रीलांसिंग करूँगा, मुझे टेक्नीशियन बनना है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एंड लास्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे साइकोलॉजी लेना है, या फिर मुझे फाइनली जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है मुझे उस साइड जाना है। तो अगेन उसी हिसाब से आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उसी हिसाब से आपकी सैलरीज होती है। सो यू कैन गो आउट एंड चेक डॉक्टर्स कितना कमाते हैं, नर्सेज कितनी कमाती हैं, गवर्नमेंट जॉब के क्या फ़ायदे हैं। जब हर महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट आता ही आता है, इवन कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा जो
हर महीने जिनको सैलरी मिली थी वो गवर्नमेंट सेक्टर के ही एम्प्लॉयज़ थे। तो इन चीज़ों के हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो ये ग्रेजुएशन डिग्री है, इनके बेसिस पे आपको मेडिकल में बहुत स्कोप मिलता है। एंड नाउ यू डिसाइड एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोच रहे हैं, मेडिकल में जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस फील्ड में जाना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ये अपनी जर्नी जो है अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं खुद इस टाइम एक क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रही हूँ, तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करने के बजाय आई एम फोकसिंग कि चलो थोड़ा सा हम यूट्यूब पे काम करते हैं। तो आप चाहें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी बच्चे शर्माते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में आप जब भी जाते हैं दे आर मेजरली फोकस्ड ऑन हमें एडमिशन करना है, और स्टूडेंट्स से या पेरेंट्स का मेजर कंसर्न होता है हमें कितनी फीस भरनी है। किसी का कंसर्न ये नहीं होता कि अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे। सो उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कुछ भी आपके क्वेश्चंस है, बी फ्री, जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उनके ऊपर काम करूँ और आपको जेन्युइनली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दूँ।